जैसे सिंदूर की लालिमा से मांग रची जाती है, जैसे ही बिरजन के आने से प्रेमवती के घर की रौनक बढ़ गई। स्वामा ने उसे ऐसे गुण सिखाए थे कि जिसने उसे देखा मोह हो गया। यहाँ तक कि सेवती की सहेली रानी को भी प्रेमवती के सम्मुख स्वीकार करना पड़ा था कि तुम्हारी छोटी बहू ने हम सबों का रंग फीका कर दिया। सेवती उससे दिन दिन भर बातें करती और उसका जीना उबता। उसे अपने गाने पर अभिमान था, पर इस क्षेत्र में भी विरजन बाजी ले गई। अब कमलाचरण के मित्रों ने आग्रह करना शुरू किया कि भाई, नई दुल्हनिया घर में लाए हो, कुछ मित्रों की भी फिक्र करो। सुनते हैं परम सुंदरी पाए हो। कमलाचरण को रुपए तो ससुराल से मिले ही थे। अजीब खनखना कर बोले, अजी दावत लो, शराबें उड़ाओ। हाँ, बहुत शोरगुल न मचाना, नहीं तो कहीं भीतर खबर होगी तो समझेंगे कि ये गुंडे हैं। जब से वह घर में आई है मेरे तो होश उड़े हुए हैं। कहता हूँ अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अलम गलम सभी घोंटे बैठी है। डरता हूँ कहीं अंग्रेजी में कुछ पूछ बैठी या फारसी में बातें करने लगी। मुँह ताकने के सिवा और क्या करूँगा, इसलिए अभी जी बचाता फिरता हूँ। यह तो कमलाचरण के मित्रों की संख्या अपरिमित थी। नगर के जितने कबूतरबाज, कनकौएबाज गुंडे थे सब उनके मित्र, परंतु सच्चे मित्रों में केवल 5 महाशय थे और सभी के सभी फांके मस्त छिछोरे थे। इनमें सबसे अधिक शिक्षित मियाँ मजीद थे। ये कचहरी में अरायज नवीस किया करते थे और जो कुछ मिलता वह सब शराब की भेंट करते। दूसरा नंबर हसीब खां साहब का था। इन महाशय ने बहुत पैतृक संपत्ति पाई थी, परंतु 3 वर्ष में सब कुछ विलास में लुटा दी। अब यह ढंग था कि साईं को सज धज कर गलियों में धूल फांकते फिरते थे। 30 से हजरत सैयद हुसैन थे, पक्के जुआरी, नाल के परम भक्त, सैकड़ों के दाव लगाने वाले। स्त्री के गहनों पर हाथ मांजना तो नित्य का इनका काम था। शेष 2 महाशय और राम सेवक लाल और चंदूलाल कचहरी में नौकर थे और वेतन कम पर ऊपरी आमदनी बहुत थी। आधी सुरापान की भेंट करते, आदि भोग विलास में उड़ाते। घर में लोग भूखे मरे या भिक्षा मांगे, उन्हें केवल अपने सुख से काम था। सलाह तो हो चुकी थी। 8 बजे जब डिप्टी साहब लेटे तो ये 5 जने एकत्र हुए और शराब के दौड़ चलने लगे। 5 पीने में अभ्यस्त थे। अब नशे का रंग जमा, बहक बहक कर बातें करने लगे। मजीद मियाँ बोले, क्यों भाई कमलाचरण, सच कहना, स्त्री को देखकर जी खुश हो गया कि नहीं? कमला बोला, अब आप बहकने लगे क्यों? राम सेवक बोला, बतला क्यों नहीं देते, इसमें झेंपने की कौन सी बात है? कमला बोला, बतला क्या, अपना सर दूं? अभी सामने जाने का संयोग भी तो हुआ हो। कल किवाड़ की दरार से एक बार देख लिया था, अभी तक चित्र आंखों पर फिर रहा है। चंदूलाल बोले, मित्र तुम बड़े भाग्यवान हो। कमला फिर बोला, ऐसा व्याकुल हुआ कि गिरते गिरते बचा, बस परी समझ लो। मजीद मियाँ बोले, तो भाई यह दोस्ती किस दिन काम आएगी, एक नज़र हमें भी दिखाओ। सईद बोले, बेशक दोस्ती के यही मायने हैं कि आपस में कोई पर्दा ना रहे। चंदूलाल ने कहा, दोस्ती में क्या पर्दा, अंग्रेजों को देखो, बेबी डोली से उतरी नहीं कि यार दोस्त हाथ मिलाने लगे। राम सेवक ने कहा, मुझे तो बिना देखे चैन ना आएगा। कमला ने फिर कहा, जीभ काट ली जाएगी, समझे? राम सेवक बोले, कोई चिंता नहीं, आंखें तो देखने को रहेंगी। मजीद मियाँ ने फिर कहा, भाई कमलाचरण, बुरा मानने की बात नहीं है, अब इस वक्त तुम्हारा फर्ज है कि दोस्तों की फरमाइश पूरी करो। कमला बोला, अरे तो मैं नहीं कब कहता हूँ। चंदूलाल बोला, वाह मेरे शेर, ये ही मर्दों की सी बातें, तो हम लोग बन ठन कर आ जाएं क्यों? कमला ने कहा, जी जरा मुँह में कालिख लगा लीजिएगा, बस इतना बहुत है। सैयद तो आज ही ठहरी ना। इधर तो शराब उड़ रही थी, उधर विरजन पलंग पर लेटी हुई विचार में मग्न हो रही थी। बचपन के दिन भी कैसे अच्छे होते हैं, यदि वे दिन एक बार फिर आ जाते। ओह कैसा मनोहर जीवन था, संसार प्रेम और प्रीति की खान थी। क्या वह कोई अन्य संसार था? क्या उन दिनों संसार की वस्तुएं बहुत सुंदर होती थीं?
इन्हीं विचारों में आंख झपक गई और बचपन की एक घटना आंखों के सामने आ गई। लल्लू ने उसकी गुड़िया मरोड़ दी। उसने उसकी किताब के 2 पन्ने फाड़ दिए। तब लल्लू ने उसकी पीठ में जोर से चुटकी ली। बाहर भागा। वह रोने लगी और लल्लू को कोस रही थी कि स्वामा उसका हाथ पकड़े आई और बोली, क्यों बेटी, इसने तुम्हें मारा है ना? यह बहुत मार मार कर भगाता है। आज इसकी खबर लेती हूँ और देखूँ कहाँ मारा है। लल्लू ने डबडाई आंखों से विरजन की ओर देखा। तब विरजन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे उन्होंने कहाँ मारा है, ये मुझे कभी नहीं मारते। यह कहकर उसका हाथ पकड़ लिया, अपने हिस्से की मिठाई खिलाई और फिर दोनों मिलकर खेलने लगे। वह समय अब कहाँ, रात्रि अधिक बीत गई थी। अचानक विरजन को जान पड़ा कि कोई सामने वाली दीवार धमधमा रहा है। उसने कान लगाकर सुना, बराबर शब्द आ रहे थे, कभी रुक जाते फिर सुनाई देते। थोड़ी देर में मिट्टी गिरने लगी। डर के मारे विरजन के हाथ पांव फूलने लगे, कलेजा धक धक करने लगा, जी कड़ा करके उठी और महाराजन को झंझोड़ने लगी। घिघी बंधी हुई थी। इतने में मिट्टी का एक बड़ा ढेला सामने गिरा। महाराजन चौंक कर उठ बैठी। महाराजन चतुर स्त्री थी, समझी कि चिल्लाऊंगी तो जाग हो जाएगी। उसने सुन रखा था कि चोर पहले सेंध में पांव डालकर देखते हैं तब आप घुसते हैं। उसने एक डंडा उठा लिया कि जब पैर डालेगा तो ऐसा तान कर मारूंगी कि टांग टूट जाएगी। पर चोर ने पांव के स्थान पर सिर रख दिया। महाराजन घात में थी ही डंडा चला दिया। खटक की आवाज आई। चोर ने झट सिर खींच लिया और कहता हुआ सुनाई दिया, उफ, मार डाला। खोपड़ी झन्ना गई। फिर कई मनुष्यों की हंसने की ध्वनि आई और तत्पश्चात सन्नाटा हो गया। इतने में और लोग भी जाग पड़े और शेष रात्रि बातचीत में व्यतीत हुई। प्रातःकाल जब कमलाचरण घर में आए तो नेत्र लाल थे और सिर में सूजन थी। महाराज ने निकट जाकर देखा, फिर आकर विरजन से कहा, बहू एक बात कहूँ, बुरा न मानेंगी? विरजन ने कहा, बुरा क्यों मानूंगी, कहो क्या कहती हो? महाराजन बोली, रात को सेंध पड़ी थी, वह चोरों ने नहीं लगाई थी। विरजन बोली, फिर कौन था? महाराजन ने कहा, घर ही के भेदी थे, बाहरी कोई न था। विरजन ने फिर पूछा, क्या किसी कहार की शरारत थी? महाराजन बोली, नहीं, कहारों में कोई ऐसा नहीं। विरजन ने कहा, फिर कौन था, स्पष्ट क्यों नहीं करती? महाराजन बोली, मेरी जान में तो छोटे बाबू थे। मैंने जो लकड़ी मारी थी वह उनके सिर में लगी, सिर फूला हुआ है। इतना सुनते ही विरजन की भ्रुकुटी चढ़ गई, मुखमंडल अरुण हो गया। क्रुद्ध होकर बोली, महाराजन होश संभाल कर बात करो। तुम्हें यह कहते हुए लाज नहीं आती? तुम्हें मेरे सम्मुख ऐसी बात करने का साहस कैसे हुआ? साक्षात मेरे ऊपर कलंक का टीका लगा रही हो। तुम्हारे बुढ़ापे पर दया आती है, नहीं तो अभी तुम्हें यहाँ से खड़े खड़े निकलवा देती। तब तुम्हें विदित होता कि जीभ को वश में ना रखने का क्या फल होता है। यहाँ से उठ जाओ। मुझे तुम्हारा मुँह देखकर ज्वार सा चढ़ रहा है। तुम्हें इतना न समझ पड़ा कि मैं कैसा वाक्य मुँह से निकाल रही हूँ। उन्हें ईश्वर ने क्या नहीं दिया? सारा घर उनका है, मेरा जो कुछ है उनका है, मैं स्वयं उनकी चेरी हूँ। उनके संबंध में तुम ऐसी बात कह बैठी। परंतु जिस बात पर विरजन इतनी क्रुद्ध हुई उसी बात पर घर के और लोगों को विश्वास हो गया। डिप्टी साहब के कान में भी बात पहुंची। वे कमलाचरण को उससे अधिक दुष्ट प्रकृति समझते थे और जितना वह था। भय हुआ कि कहीं यह महाशय बहू के गहनों पर न हाथ बढ़ाएं। अच्छा हो कि इन्हें छात्रालय में भेज दूं। कमलाचरण ने यह उपाय सुना तो बहुत छटपटाया, पर कुछ सोचकर छात्रालय चला गया। विरजन के आगमन से पूर्व कई बार यह सलाह हुई थी, पर कमला के हट के आगे एक भी न चलती थी। यह स्त्री की दृष्टि में गिर जाने का भय था, जो अब की बार उसे छात्रालय ले